अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 18 हिस्ट्री ऑफ प्रैग्मेटिक्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रैग्मेटिक की डेफिनेशन के बारे में, उसकी इमर्जेंस, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इस चैप्टर में हम प्रैग्मेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रैग्मेटिक। Pragmatic is relatively new branch of linguistics. Research on it can be dated back to ancient Greek and Rome, where the term pragmaticus is found in late Latin and pragmaticus in Greek, both meaning of being practical. यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो प्रैग्मेटिक की फील्ड है ये वैसे तो न्यू है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो लैटिन में जो वर्ड यूज़ होता था प्रैग्मेटिक के लिए वो था प्रैग्मेटिकस एंड ग्रीक में था प्रैग्मेटिकस। तो दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंट है और दोनों का मतलब था बीइंग प्रैक्टिकल। अब जो इसका मॉडर्न यूज़ और मॉडर्न इसकी प्रैक्टिस है उसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अमेरिकन फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रैग्मेटिज्म से इसका जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव हुआ है। The pragmatic interpretations of semiotic and verbal communication studies in foundation of the theory of science by चार्ल्स मॉरिस। इसके अलावा जो चार्ल्स मॉरिस की थ्योरी थी स्टडी थ्योरी ऑफ साइंस, तो उसमें हमें इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। Grice's concern of conversational meanings enlightened the modern treatment of meaning by distinguishing two kinds of meaning, natural and non-natural. To him, pragmaticus should center on more practice dimension of meaning, conversational meaning. तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है जो ग्राइस का कॉन्सेप्ट था टू टाइप्स ऑफ मीनिंग, नेचुरल एंड नॉन नेचुरल मीनिंग में, उनमें भी जो प्रैग्मेटिक है उसको उसने कन्वर्सेशनल मीनिंग की कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, उसको स्टडी किया था। बाद में जो उसका कॉन्सेप्ट है प्रैग्मेटिक का वो जो है हेलमार्क ने इसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में इसका कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया और देन ग्राइस ने पोलाइटनेस प्रिंसिपल में पोलाइटनेस प्रिंसिपल बाय लीच उसमें मुतारिफ करवाया गया। उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट था, द इम्पैक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म हैज़ लेड टू क्रॉस लिंग्विस्टिक इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ लैंग्वेज यूज रिजल्टेड इन सुपरबर्ड एंड विल्सन्स रेलेवेंस थ्योरी। उसके बाद रेलेवेंस थ्योरी में प्रैग्मेटिक का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रैग्मेटिक एंड ऑर्डनरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डनरी लैंग्वेज होती कौन सी है। ऑस्टन ने ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स के वर्क को नाम दिया था फिलोसफी ऑफ ऑर्डनरी लैंग्वेज। द प्रीवेलिंग मेथड वाज लिंग्विस्टिक बोनेटाइजिंग टू सी द डिस्टिंक्शन मेड बाय ऑर्डनरी लैंग्वेज ऑन द अजम्पशन दैट द वे पीपल स्पीक मेक्स मैनी सेप्टल डिस्टिंक्शन वर्थी ऑफ फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। कि पीपल की जो डिफरेंट लोगों की जो स्पीच है उसमें किस तरह से डिस्टिंक्शंस होती हैं। These philosophers were drawn into thinking about questions such as what saying or starting involves and what else speakers do with language. अब इन philosophers ने जो मेन क्वेश्चन आस्क किए थे, जिनके बारे में सोचा था, वो मेन क्वेश्चंस ये थे कि what saying or starting involves, stating involves and what else speaker do with language. कि कौन सी saying और stating involves होती हैं और जो speakers हैं वो language के साथ किस तरह से डील करते हैं। According to Strawson, Austin's interest led him to neglect the important point that many speech acts are not in this sense social. अब ये इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉसन ने जो है ना ऑस्टन का जो इंटरेस्ट था उसको निगलेक्ट किया था, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि बहुत सारे ऐसे स्पीच एक्ट्स होते हैं जिनकी सेंस सोशल नहीं होती है, जो सोशल सेंस में नहीं आते हैं। अ मोर ग्रेकियन व्यू इज़ दैट what is important for successful communication in the recognition of the intention of the speaker to perform a particular speech act. यानी जब कोई स्पीकर जब कोई स्पीच एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो हम उसकी इंटेंशंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी जो मेन इसका पॉइंट था वो ये था, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलता है कि डिड शी मीन वट शी सैड एंड जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने के लिए बोला गया है, वो कोई रेडिकल क्वेश्चन है या कोई रिक्वेस्ट है, तो वो हमें किस तरह से पता चलेगा। हमें लाइक स्पीकर की इंटेंशंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। टर्म प्रैग्मेटिक्स। The post-war expert philosophers did not generally use the term pragmatic in their work on language use, although it had already been proposed as a label for the study of meaning in use by the American philosopher Charles Morris.
यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो एक्सपर्ट के फिलोसफर्स थे वो प्रैग्मेटिक को जनरली यूज़ नहीं करते थे, मतलब कि हालांकि ये टर्म पहले से लेबल हो चुकी थी प्रैग्मेटिक की टर्म, और इसको अमेरिकन फिलोसफर्स ने किया था। चार्ल्स मॉरिस ने अपनी जो स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ साइंस थी उसमें इसको इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करवा चुके थे, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट फिलोसफर थे वो इसको जनरली यूज़ नहीं करते थे। In his Foundations of the Theory of Science, he distinguishes between syntax, the study of the formal relation of signs to each other, semantics, the study of the meanings of sign in terms of the object, and denote or might denote, and pragmatic, the science of the relation of the sign to their users। तो उसकी जो थ्योरी ऑफ साइन थी उसमें उन्होंने ये वाले जो कॉन्सेप्ट थे ये इंट्रोड्यूस करवाए थे, और उसमें प्रैग्मेटिक का कॉन्सेप्ट भी शामिल था। Pragmatic deals with the origin, uses, effects of sign within the total behavior of the interpreter of the signs। तो उसके मुताबिक pragmatic जो है वो इन एस्पेक्ट से डील करता था। The use of the word pragmatic to describe separate field of study on par with syntax and semantic was established during the 1970s। ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो pragmatic है वो एक यानी इंडिविजुअली एक फील्ड के तौर पे मर्ज हुई 1970 के अंदर 70s के अंदर, और डिफरेंट फिलोसफर ने फिर इसके बारे में इसको डिफरेंट वे में लिया। हर एक फिलोसफर ने इसको डिफरेंट टाइम में इसको अडॉप्ट किया, इसके बारे में लिखना शुरू किया। जैसे कि मोन्टैग ने 1960 के में इसके बारे में लिखा, और हेलन ने इसको यूज़ किया 1950 में। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इन्होंने प्रैग्मेटिक से ऐसी लैंग्वेज को रेफर किया था जो इंडेक्सिकल आइटम्स को कंटेन करती हो। द प्री हिस्ट्री ऑफ प्रैग्मेटिक्स। The linguist Larry Horn has traced some of the central concerns of modern pragmatics back to the work of earlier writers. For example, in his book A Natural History of Negation and a more recent article Presupposition and Implicature। तो ये वाली जो बुक्स थी, ये वाले जो नॉवेल्स थे, इनमें प्रैग्मेटिक की टर्म को यूज़ जो है वो हो चुकी थी, और ये ट्रेस किया था लैरी हॉर्न ने। According to Horn, the distinction between what is said and what is meant but not said goes back to the least to the 4th century Rhetoricians Servius and Donatus, whose description of understatement is as figure of the speech in which we say less but mean more। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि कहा कुछ और जाए और मीनिंग कुछ और हो, या कम कहना और ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, तो ये वाले कॉन्सेप्ट जो थे प्रैग्मेटिक में ही आते हैं। तो ये किसी ना किसी तरह में बहुत पहले 4th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। Gracian, as if I say I saw some of your children, it might be inferred that I did not see them all, not because the words mean it। ऐसे यहाँ पे उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है सम और आल का। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि अगर वो एक एग्जाम्पल भी दी हुई है आई सा सम ऑफ योर चिल्ड्रन, तो सम का अगर यहाँ पे अगर वर्ड आ जाता तो इसका मतलब होगा कि नॉट ऑल, यानी कुछ मैंने आपके बच्चे देखे हैं, सारे नहीं देखे। तो वो यहाँ पे ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं था, इट्स मीन्स नॉट ऑल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे हमारे पास है जी मॉडर्न प्रैग्मेटिक्स। The current state and recent history of pragmatics are too diverse and complex to describe briefly. A few areas of interest may be picked out. Early in the modern period, disagreement on the principle that governed communication led to fragmentation of the field into Gracians, New Gracians, and relevance theorists. There are also pragmatic theorists who work primarily on speech acts. From the 1970s, many theorists have been interested in developing formal counts of non-man, particularly scalar implicature, presupposition and conversational implications। तो ये सारी जो टर्म्स थी ये pragmatic के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवाई गई। This word is known as formal pragmatic and has close link to the dynamic approaches of semantics such as discourse representation theory। और इस जो pragmatic study थी इसको formal pragmatic का नाम दिया गया था। The cognitively oriented work, including relevance theory, there has been interest in the structure of the mind and how pragmatic inference is performed. Work in psychology on mind reading or theory of mind. The ability humans have to infer others' mental state from observation in action has direct relevance to pragmatic। Another very recent development is the new field of experimental pragmatic। यहाँ पे ना pragmatic की field में कुछ new field भी मुतारिफ हुई हैं, जिनमें है experimental pragmatic coming into being at the intersection of pragmatic, psycholinguistics, the psychology of the reasoning, and developmental pragmatic, the last of which is itself as a relatively new area of work। तो ये भी न्यू इमर्जेंस है,
न्यू इमर्ज हुई हैं इस प्रैग्मेटिक की फील्ड के अंदर। तो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। बहुत ईजी लेक्चर था, इसमें कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।